गुड इवनिंग दोस्तों, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोग स्वागत है। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि आपका वीडियो पहले क्वेश्चन आंसर का एक्सरसाइज 1.2 का आप लोग का कंप्लीट करा दिए थे। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था लेकिन वीडियो बना दिया गया है, लेकिन अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन आज आपको अपलोड कर दिया जाएगा आज रात में। तो आप लोग ये देखिएगा, आज हम लोग नया चैप्टर देख रहे हैं जो प्रमेय और प्रमेय संख्या को आपके एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। हर साल पूछा जाता था लेकिन इस बार नहीं पूछा गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगले साल पूछा जाएगा। हर साल पूछा जाता था लेकिन इस बार नहीं पूछा गया है। सिद्ध करने वाला हर साल पूछा जाता है, इसलिए आपका 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन या 2 से 3 के अंदर में, 1 से 5 के अंदर में रहता है क्वेश्चन। आप लोग को 15 क्वेश्चन बनाना होगा। 30 क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में, जिसमें से 15 क्वेश्चन मैथ में बनाना होता है और आपका किसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। तो हम लोग चर्चा करते हैं। आपका ये जो चैप्टर है यहाँ से सिद्ध करना होता है, आपको भाषा लिखना होता है। इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा लिखना है। भाषा लिखिएगा आपको 2 नंबर दिया जाएगा, नहीं लिखिएगा तो नहीं दिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप लोग अच्छे ढंग से इस भाषा को सीखने का कोशिश कीजिएगा, आपके एग्जाम के लेकर ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं प्रमेय संख्या और किसके बारे में, अप्रमेय संख्या के बारे में। आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े थे। कुछ दिन पहले जब चैप्टर शुरू किया गया तो आप लोगों को पढ़ाया गया था कौन सा संख्या प्रमेय होता है, कौन सा संख्या अप्रमेय होता है। बहुत अच्छी तरह से आप लोग को बताया गया था। आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। प्रमेय संख्या अप्रमेय संख्या तो फिर हम एक बार और आप लोग को बता देते हैं, जबकि भूल गए होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट, लेकिन जो नहीं भूले उनके लिए फायदा, जो भूल गए उनके लिए भी बता दिया जा रहा है फिर से आप लोगों को। तो आप लोग देखिएगा प्रमेय संख्या क्या है। तो प्रमेय संख्या के बारे में आप लोग देखिएगा। पहले प्रमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, तो प्रमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में? P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं, प्रमेय संख्या कहते हैं। तो प्रमेय संख्या तो हम लोग परिभाषा लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में, किसके रूप में? P/Q के रूप में, P/Q जहां P और Q पूर्णांक होता है। P क्या होता है और Q एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक संख्या आप लोग जान चुके होंगे, पढ़ाया गया था। यदि नहीं पढ़े तो आप लोग फर्स्ट वीडियो देखिएगा, आप लोग को बताया गया था, ठीक ना। ये आप लोगों को P और Q पूर्णांक है जहां पे, और Q किसके मान के बराबर नहीं है? Q का मान 0 के बराबर नहीं है। Q के मान किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जब Q का मान 0 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? प्रमेय संख्या नहीं होगा। Q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। के रूप में लिखा जा सकता है, के रूपों में लिखा जाता है, के रूपों में लिखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? प्रमेय संख्या कहते हैं। क्या कहलाती है? प्रमेय संख्या कहलाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, प्रमेय संख्या कहलाती है। बाद में उतारना पहले समझो। प्रमेय संख्या कहलाती है, प्रमेय संख्या कहलाती है। तो अब यहां तक हो गया। तो देखिए प्रमेय संख्या आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा प्रमेय संख्या है, इनमें से कौन सा अप्रमेय संख्या है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अप्रमेय संख्या के बारे में देखिए, तो अप्रमेय संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। अप्रमेय संख्या, जो संख्या अप्रमेय संख्या, जो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में, P/Q जहां आप लोगों को P और Q पूर्णांक है। P और Q क्या है? पूर्णांक है। और Q का मान किसके बराबर नहीं होता है? 0 के बराबर के रूप में, 0 के नहीं हो। Q का मान किसके रूप में बराबर हो? 0 के बराबर ना हो, के रूप में नहीं लिखा जा सके, के रूप में नहीं लिखा जा सके। इसमें लिखा जाएगा, इसमें क्या किया जाएगा? नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके उसे क्या कहेंगे हम? अप्रमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? ये संख्या नहीं लिखा जा सके उसे अप्रमेय संख्या कहलाता है। अप्रमेय संख्या कहलाती है, या कहते हैं अप्रमेय संख्या कहलाती है, संख्या कहलाती है। तो अप्रमेय संख्या कहलाती है। यहां तक आप लोगों को हो गया। तो देखिए इस बात को आपके एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, मानक रूप में आप पूछ दिया जाता है कभी कभी। तो
तो अप्रमेय संख्या प्रमेय संख्या देखिए 6/7 आपका कौन संख्या हुआ? तो 6/7 संख्या क्या है? P/Q के रूप में लिख दिए यहाँ पे, तो ये मेरा क्या हो गया? प्रमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? ये परिमेय। लेकिन आपको पूछा जाए 2/1 कैसी संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब देखिए आपको पूछ दिया गया √7, √7 क्या है? अपरिमेय या परिमेय है? आप लोग बताइए। तो ये कहती हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में? नहीं लिख सकते हैं, इसलिए कौन सा क्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन आप लोग से पूछा जाए √25, बताइए परिमेय या अपरिमेय संख्या √25? √25, तो √25 आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका वर्गमूल टूट जाएगा। √25 को जब तोड़ेंगे तो बाहर निकलेगा हम लोगों को 5। जब 5 निकला तो जब ये क्या हो गया? मेरा अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। अब इसके बाद आप लोग देखिएगा √23 एक ले पाई देखिए, पाई है ना, पाई क्या होता है? अपरिमेय या अपरिमेय? तो पाई का मान, ये पाई अपरिमेय होगा, ठीक ना। पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। लेकिन पाई का मान जब 22/7 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। यही से ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा रहेगा कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, बताइए। तो पहला ऑप्शन 6/7, दूसरा ऑप्शन 2/2 रहेगा, तीसरा ऑप्शन √7 रहेगा, चौथा ऑप्शन क्या रहेगा? 22/7। अब पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अपरिमेय है, तो √7 नहीं है। इस तरह से ही क्वेश्चन रहता है। आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, हाँ लिखा रहेगा इसमें निम्न में से कौन सा संख्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। कौन सी संख्या परिमेय है, ठीक ना। कौन सी संख्या परिमेय है? पहला क्वेश्चन मान लीजिए इसी टाइप से संख्या है। तो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा एक ऑप्शन 6/7, दूसरा ऑप्शन आप लोगों के रहेगा 2, तीसरा मान लीजिए √23 है, ऑप्शन तीसरा आपको रहेगा √17, ऑप्शन डी आपको रहेगा √19 है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? परिमेय पूछे हैं, इसका रूट टूटेगा नहीं ना टूटेगा, इसका टूटेगा नहीं ना टूटेगा, नहीं इसका ये क्या हो जाएगा? ये आंसर हम लोग का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इस तरह से टिक लगाना होता है एग्जाम में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इससे आगे हम लोग चलते हैं। अब इससे आगे आप लोग देखिएगा, अब हम इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन आप एक तरह से मानक रूप में देखते हैं। तीसरा देखेंगे परिमेय संख्याओं के परिमेय संख्याओं का मानक रूप में, किस रूप में? मानक रूप में। मानक रूप में, तो मानक रूप में किस तरह से लिखेंगे देखिएगा, परिमेय संख्या का मानक रूप। तो मानक रूप यह परिमेय संख्या P/Q रूप, Q का मान 0 के बराबर नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। Q का मान किसके बराबर नहीं होता? 0 के बराबर। एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या P/Q किसके रूप में? P/Q, जहां पर Q का मान किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर नहीं। और Q, अब इसके बाद P, Q, और यहां पर Z को परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है। Z को परिमेय संख्या का मानक रूप कहा जाता है। कोई ऐसा रूप कहा जाता है? मानक रूप कहा जाता है। मानक रूप कहा जाता है। कैसा रूप कहा जाता है? मानक रूप कहा जाता है। तब मानक रूप कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग चलते हैं इससे आगे। तो देखिए उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, अपरिमेय संख्या का कुछ उदाहरण आप लोग को हम दिए थे। √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। √6 क्या है? अपरिमेय संख्या। √7 क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। 0.101101 ये क्या है? अपरिमेय संख्या। 1011111 फिर क्या हो गया? 0 ये सब कैसी संख्या हो गया? ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये सारे आपका कैसी संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है।
अब कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय होता है, कथन होता है, उसको कथन पे चलते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं उस कथन पे। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय को देखिएगा आप लोग। महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय, तो कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय की बात किया जाता है तो कथन देखिएगा आप लोग, क्या है कथन। तो महत्वपूर्ण कथन की चर्चा की जा रही है, तो कथन में जब चर्चा की जा रही है तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कथन में देखिए कथन में जब, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए, यदि ए एक धनात्मक है, ए संख्या कैसा ले ली है, धनात्मक पूर्णांक है। कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है। कैसी संख्या, धनात्मक पूर्णांक है। यदि एक धनात्मक पूर्णांक लिखते चलना, ठीक ना, ये धनात्मक पूर्णांक है और पी क्या है, पूर्णांक है। पी क्या है, पी एक अभाज्य संख्या। पी क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। आपका पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में, इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या है, या ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखना। अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, जो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तब P ए को भी विभाजित करेगी, P ए को भी विभाजित करेगी। तो यदि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और P एक अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को भी विभाजित करती है, अब P ए को भी विभाजित करेगी। मान लीजिए अब कुछ भी संख्या इस तरह से रहता है, इस प्रमाण के लिए इसके देखिएगा, इसको साबित किस तरह से करें हम। जब तक प्रमाण देखिएगा आप लोग, ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ए एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है और अभाज्य संख्या है जो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर है जो P संख्या जो P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए क्या हो गया, एक धनात्मक पूर्णांक है जो आपको किससे बड़ा हो जाएगा, जो एक से बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है, एक से बड़ा होता है, एक से बड़ा है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से ए को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। और हम लोग देखें तो अंकगणित
अंगगणित की आधारभूत एक से बड़ा है, हाँ एक से बड़ा है, एक से बड़ा है। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय ए से ए को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है। ए को किस रूप में? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जाती है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त की जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, के रूप में व्यक्त की जाती है, व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, व्यक्त के रूप में किया जा सकता है। बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा, हमारे जो भी पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग सही से आप लोग देखिएगा वीडियो को, और जिस तरह से वहाँ पढ़ रहे थे उसी तरह से काम कीजिएगा, उसी तरह से प्रैक्टिस न किए साथ साथ उतारते चलिएगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पहले आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा तब उतारिएगा आप लोग। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को ए को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो आपको सिद्ध करने के लिए कुछ भी संख्या आ जाती है, हम लोग प्रमाण हो गया यहाँ पे, तो कुछ देखते हैं हम लोग टाइप 1 में किस तरह से संख्या पूछा जा सकता है हम लोगों को, तो उसके रूप में हम लोग चलते हैं। टाइप 1 में हम लोग चलते हैं, टाइप 1 देखिएगा आप लोग, टाइप 1। तो टाइप 1 की जब चर्चा की जा रही है तो टाइप 1 हम लोग टाइप वाइज सीखेंगे। इसमें आपको कितने टाइप पढ़ना है, तो एक ही टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसा चैप्टर है, आपको मात्र 6-7 ही क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर में, 6-5 क्वेश्चन दिया गया, लगभग 8-9 क्वेश्चन, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में 2 नंबर का पक्का पूछा जाता है, लेकिन इस साल किसी कंडीशन वश नहीं पूछा गया, हो सकता है एग्जाम में क्या कहें, लेकिन हर साल आज से जब 2011 से सिलेबस चेंज हुआ है और 2011 से इसी बार एक बार नहीं पूछा गया होगा, पहली बार, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन हम लोग पढ़ लेते हैं इस बार भी अच्छी तरह से इस सवाल को। टाइप 1 किस तरह से सवाल है, टाइप 1 देखिएगा आप लोग, दी गई संख्या दशमलव रूप में नहीं है, रूप में नहीं है, को अपरिमेय संख्या, अप्रमेय को अपरिमेय साबित करने के लिए साबित करने पर आधारित प्रश्न, साबित करने पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग इससे आगे चलते हैं, चर्चा की जा रही है आप लोगों को। तो सबसे पहले देखिएगा, इस संख्या दत्त संख्या को x मान लेंगे, किसी भी संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बात को देखिएगा, इसका नियम क्या है बनाने का, कार्यकारी नियम। तो नियम से चलेंगे, जब नियम मालूम रहेगा तो सवाल अपने आप बन जाएगा हम लोगों को। तो कार्यकारी नियम को देखेंगे, चर्चा करेंगे नियम को हम लोग पहले नियम पे। तो जब नियम को हम लोग देख रहे हैं तो नियम को देखने की चर्चा किया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा नियम को आप। तो यहाँ पे देखिएगा, तो दत्त संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, दत्त संख्या को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, दत्त संख्या को x मान ले, क्या मान ले, दत्त संख्या को x मान ले, x संख्या मान लेंगे। दूसरा मान लेंगे कि, दूसरा मानेंगे, मान लेंगे हम लोग p/q मानेंगे, x बराबर क्या मान लेंगे, p/q मान लेंगे। पहले तो दत्त संख्या को x मान लेंगे, उसके बाद क्या मान लेंगे, p/q मान लेते हैं। और p/q क्या होता है आपको पता होगा, जहां पर p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q क्या है, पूर्णांक है, p और q पूर्णांक होता है, p और q क्या होता है, पूर्णांक है। अब p और q उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो सकता है, और p और q क्या हो सकता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड भी हो सकता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड
गुणनखंड को काट देंगे, उपनिष्ठ गुणनखंड को क्या कर देंगे, काट देंगे। अब तीसरा रूल क्या करेगा काम हमारे सवाल पे, तो तब हम क्या मान लेंगे, x बराबर m बटे n, m मान सकते हैं, x को क्या मान सकते हैं, तब x बराबर m बटे n के रूप में भी ले सकते हैं, m बटे n के रूप में। जहां पर याद रखिएगा m और n क्या होता है, m और n सहअभाज्य होता है, m और n क्या होता है, सहअभाज्य होता है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य आप लोग को पता होगा किसे कहते हैं, तो को प्राइम को कहते हैं, को प्राइम नंबर को कहते हैं सहअभाज्य, जिसका मौसम एक HCF एक आता है, उसे हम को प्राइम सहअभाज्य कहते हैं। आगे देखिएगा आप लोग, सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं, तीसरा नंबर ब्रज गुणन देखेंगे। क्या देखेंगे, ब्रज गुणन देखेंगे। ब्रज गुणन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ब्रज गुणन विधि से भी सवाल 2 नंबर का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ब्रज गुणन करेंगे और रूट आर को क्या कर देंगे, रूट आर को के रूप में हम लोग क्या हाथ भेज देंगे, इसे व्यंजक के बाएं पक्ष में भेजेंगे, व्यंजक को बाएं पक्ष में, को बाएं पक्ष में, रूप में व्यंजक को बाएं पक्ष में, बाएं पक्ष में लाएंगे। किधर लाएंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे। दाएं पक्ष से किधर लाएंगे, बाएं पक्ष में लाएंगे, ठीक ना। दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में लाएंगे। जहां आर किसी पूर्णांक संख्या को, आर किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग नहीं है, वर्ग क्या है, नहीं है, और वर्ग नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और हम लोग और दाएं पक्ष के, और दाएं पक्ष के दाएं पक्ष के अन्य पद को लाएंगे, जो अन्य पद होगा दाएं पक्ष को, उनको लाएंगे, अन्य पदों को लाए। दाएं पक्ष के अन्य पदों को लाए और तब उसे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, उस पर वर्क कर देंगे, और लाने के बाद हम लोग उसे वर्क कर देंगे, वर्क करेंगे। क्या करेंगे, वर्क करने पर, क्या करने पर, वर्क करने पर, किसको करने पर, वर्क करने पर। उसके बाद दाएं पक्ष में लाने के बाद हम अन्य पदों को लाएंगे और वो उसे वर्क कर देंगे। वर्क करने पर अन्य पदों की वर्क करे, उसे वर्क करे, उसे वर्क करे। इसके बाद देखते हैं हम लोग वर्क करेंगे, ठीक ना। वर्क कहीं ना हो तो क्या करेंगे, वर्क करने के बाद वर्ग न होने पर हम लोग क्या करेंगे, यदि 3 रूट घन आर, रूट क्यू आर, ठीक ना, ये 3 रहेगा तो क्या हो गया, यह घनमूल, क्या हो गया, घनमूल। आई सीधे रहेगा तो क्या हो गया, स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वर्क, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग चर्चा चलते हैं, तो इस 3 रूट आर के रूप की कोई संख्या है तो दोनों पक्ष क्या कर देंगे, घन कर देंगे। क्या कर देंगे, तब दोनों पक्ष में घन कर देंगे, तब दोनों पक्ष में घन कर देंगे। जब आप सवाल बनाएंगे तो सारा रूल फ्लो होगा, देखिएगा। और जब ये आपको मालूम चलेगा तो वहां पे कौन कहां से आया, इस आपको पूरा पता चलेगा, समझ बहुत अच्छी तरह से आएगा सवाल बनाने के समय में। दोनों पक्षों को घन करने पर, कहीं पर घन करेंगे, कहीं पर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो कब स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर लगने वाला हो तो स्क्वायर करेंगे, जब घन होने वाला होगा तो घन करेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। रूल नंबर 4 हम लोग देखेंगे, नियम नंबर 4। अब अंकगणित की आधारभूत नियम पे चलेंगे। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय पर आधारित
उस प्रमेय का प्रयोग करें, उस प्रमेय का प्रयोग करें जिसके अनुसार यदि अभाज्य संख्या p, a स्क्वायर को विभाजित करता है, p, a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है। जहां a क्या हो जाता है, एक पूर्णांक है, जहां a पूर्णांक है, a एक पूर्णांक है, a एक पूर्णांक है, तब p a को क्या करता है, विभाजित करता है, p a को विभाजित करता है, p a को क्या कर देगा, तब विभाजित करता है। यह आपका नियम 4 था। इसके बाद नियम 5, 6 के बाद नियम खत्म हो जाएगा आप लोगों को। तो देखिए नियम हम लोग कितने पर चलते हैं, 5 पे। नियम 5 पे देखिएगा आप लोग देखिएगा नियम 5 क्या है। नियम 5 देखिएगा आप लोग। नियम 5 अंत में m और n में एक से भिन्न एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। गुणनखंड प्राप्त है। गुणनखंड प्राप्त करने की कोशिश करें जो हमें मान्यता प्राप्त देती है, जो हमारी मान्यता को प्राप्त देती है, मान्यता के विपरीत है। छह नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर पॉइंट आप लोग नियम, कुछ स्थितियों में समानता की विरोधभासी स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिसमें एक तरफ परिमेय संख्या की विरोधभासी स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिसमें एक तरफ परिमेय संख्या तथा दूसरी तरफ अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या होती है, सिद्ध करे कि √11 आप लोगों को बताया जा रहा है, सिद्ध करे कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सिद्ध करे कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के एग्जाम में पूछेगा।
हर साल पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, अप्रमेय संख्या है। तो इस सवाल को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिएगा आप लोग यहाँ पर, माना कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला रूल नंबर फॉलो करेंगे। माना कि √2 को क्या मान लेंगे, उल्टा करेंगे। यहाँ क्या है, अप्रमेय है, तो क्या मान लेंगे, यहाँ पर प्रमेय मानेंगे, ठीक ना। √5 क्या है, अप्रमेय संख्या है। √5 एक प्रमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो देखिए इसके बाद आपने हम लोग क्या करेंगे, √5 को कॉमा कर देंगे। किसके रूप में बोले थे, P/Q के रूप में बोला गया था आप लोगों को। यहाँ पर देखिएगा P/Q के रूप में रूल नंबर 2 पे हम लोग यही नहीं गए थे कि इस संख्या को x मानेंगे, और जब x जिसको मानेंगे उसको क्या मान लेंगे, P/Q के रूप में। तो यहाँ पर हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो P/Q √5 P/Q √5 बराबर कर दीजिएगा, √5 बराबर P/Q, जहाँ पे P और Q क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। P और Q, PQ क्या है, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। जब एक अभाज्य संख्या है तो P बराबर क्या लिख देंगे, आप देखिएगा P बराबर गुना कर देंगे। यहाँ पर कैसिया गुना कर दीजिए। जब तिरछी गुना कैसिया गुना करेंगे, √5 में Q से गुना करेंगे, P में 1 से, तो P बराबर कितना है, √5Q। अब यहाँ तक हो गया। तो दोनों तरफ पहले स्क्वायर करके देखेंगे। स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ कथी करने पर, हम यानी इसको वर्ग करने के मतलब स्क्वायर या वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब वर्ग करने पर नहीं होगा तो किस पर करेंगे हम लोग, घन करने पर। तो पहले वर्ग करने पर ही आ जाएगा हम लोग को। जैसे दोनों तरफ करेंगे तो P का वर्ग करेंगे तो P² हो जाएगा, और √5 का Q² करेंगे तो कितना हो जाएगा, √5Q का स्क्वायर। तो P/Q² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5Q² हो जाएगा, 5Q² हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ ये किससे विभाजित है, यह PQ² से विभाजित है। P और P² किससे विभाजित है, कॉमा 5 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। जब 5 से विभाज्य है तो हम लोग लिख सकते हैं, जब 5 से विभाज्य है तो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग यहाँ से देखिएगा, हम लोग देख रहे थे कि माना कि यहाँ तक देखे थे कि 5, यहाँ पर देखिएगा 5P² इक्वल टू 5Q² है। तो 5P² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। 5वीं P को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इस तरह से अब हम लोग देखते हैं, माना 5 को P को क्या मान लिए, माना P बराबर 5R, जहाँ R को क्या मान लिए, एक पूर्णांक है। 5Q² तो यहाँ कितना लिख देंगे, 5R² लिख देंगे। जब 5R² करेंगे यहाँ पे हम लोग कितना करेंगे, 5R²। तो यहाँ पे हम लोग को कितना जाएगा, 25R²। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25R²। अब यहाँ पर हम लोग कितना से काटेंगे इसको, 25 से। तो यहाँ पर 25R² बटे कितना, 5 से 50, 25। तो 5Q² बराबर 5R² हुआ। यहाँ भी हम लोग 5 लिख देंगे, 5Q²। इसका स्क्वायर किए तो आप देखिए यहाँ पर Q², 5R का स्क्वायर किए तो 25R²। Q² बराबर 25R² बटे 5, 50 25 कट गया। Q² बराबर यहाँ 5R² हो जाएगा, 5R² हो गया। यहाँ पर लिख देंगे 5Q² को भी विभाजित करता है, तो 5Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन आ गया, 5 है। यह हमारी मान्यता है, मान्यता के P तथा Q सह-अभाज्य का विरोध करता है। ये लैंग्वेज आप लोग को लिखना होगा हर सवाल में। विरोध करता इस तथ्य से हमारी मान्यता गलत हुई कि √5 एक प्रमेय संख्या है, अतः √5 एक क्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। तो आप लोग घर से बना कर इसी टाइप का सवाल लाइएगा। हम सवाल आपको दे रहे हैं, घर से बना कर लाने के लिए आप लोग बना के दिखाइएगा। सवाल 1 बना के लाइएगा, √2 इसी टाइप पे बनेगा, √3 आपको इसी टाइप पे बनेगा, और आप लोगों को बना के लाइएगा √4, तीसरा √11। 5 सवाल बनाइएगा आप लोग। एक बनाइएगा √13, एक आप लोग बना के लाइएगा, और 5वां √15।
तो इससे सिर्फ आपको अंक चेंज करना है, इसी तरीका से बनाना है, जितने आप लोग का सवाल बन जाएगा पूरा। और इसके बाद जितने भी 11 के बाद 13 है, 11 के बाद आप लोगों को यहाँ पे 13 लिखा गया, रूट 13 है, ये रूट 13 है आप लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन। जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट देख रहे होंगे, जितने भी मेरे पुराने स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले, वे लोग जितना विशाल हो या रानी सोनी क्रिस, ये सब आप बनाकर सवाल को भेजिएगा फोटो खींचकर, उसके बाद आप बना लीजिएगा तो हम चेक करके आपको भेज देंगे यहाँ से। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। और जो भी स्टूडेंट और भी देख रहे हैं तो उन लोगों को कहना है एक ही बात को कि चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। आप लोग हमें डाउट नोट पर भी पढ़ सकते हैं, वहाँ भी मेरा वीडियो डाला जाता है। बहुत ही बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा ऐप है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए।